संडे को साईं बाबा के ट्रस्ट में जी 150 से 200 पेशेंट देखते हैं। अच्छा गरीबनाथ न्यास समिति में 35-40 पेशेंट देखते हैं और केजरीवाल में 40-50 पेशेंट देखते हैं। अच्छा यही मेरा देखने का रूटीन है और उसमें मैक्सिमम हम क्रॉनिक केस ही देखते हैं क्रॉनिक केस और क्रिटिकल केस 2-4-5 केस नहीं आते क्रॉनिक केस हैं। क्या है जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। क्रॉनिक केस क्या है? जो रोग असाध्य हो गए, अच्छा जिस रोग का कारण पता नहीं चल रहा हो, रोगी रोग से ग्रसित हैं, क्योर होने में उनको परेशानी हो रही है, बहुत सारी दवा खा के थक गए, वैसे बीमारी का इलाज मेरे यहाँ संभव है। चलिए, तो दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, दवा ढूंढ ढूंढ के आप परेशान हो गए हैं, आप बीमारी से निजात नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन के तौर पे डॉक्टर संतोष कुमार जो केजरीवाल में भी हैं, आपको गरीबनाथ न्यास समिति केंद्र मुजफ्फरपुर में भी है और सबसे बड़ी बात की सत्य साई सेवा ट्रस्ट चिकित्सा सेवा जो है वहां भी अवेलेबल है। सेवा, समर्पण और अनुशासन चिकित्सा क्षेत्र में ये तीनों माइलस्टोन के तरीके से काम करते हैं। ये नींव का पत्थर है जिसके बदौलत आप चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकते हैं। हम बातचीत करने वाले हैं एक ऐसे चिकित्सक से जो होम्योपैथ के क्षेत्र में एक ऐसा मुकाम बना चुके हैं और वो सिलसिला लगातार जारी है। दरअसल अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मंच पर कई बार राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मानित भी किया गया है। और क्यों ना हो, दरअसल जिस समय पूरा विश्व कोरोना की आग में जल रहा था, पूरा विश्व दवा की तलाश में था, उस वक्त एक ऐसी शख्सियत जो अपने उन मिले संसाधनों की बदौलत एक ऐसी दवा का इजाद करते हैं जिस दवा को देश के अलग अलग हिस्सों सहित बिहार के वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वहां तक चीजें पहुंचती हैं और उसके बाद कोरोना का काल जैसे जैसे खत्म होता है इनको अलग अलग मंच पे सम्मानित भी किया जाता है। हम बातचीत करने वाले हैं डॉक्टर संतोष कुमार से और कई बार ये सम्मानित भी हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है और इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों का भी स्वागत है। संतोष जी, सबसे पहले तो शुरू से शुरू करते हैं। चिकित्सा का क्षेत्र चूंकि बड़ा ही अनुशासित क्षेत्र माना जाता है, यहाँ आपको गलती करने की संभावना ही नहीं होती या फिर मौका भी नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि गलती से इंसान सीखता है, लेकिन ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ गलती करने का मतलब ही किसी न किसी जिंदगी को मौत से मिला देना होता है। इस क्षेत्र को कैसे चुना आपने? इसके बारे में मेरी कहानी बहुत बचपन की है जी। जब मैं गांव में रहता था, मेरा गांव कुरहन्नी हुआ, मैं अपने बचपना से देखा करता था। उस समय चिकित्सा की व्यवस्था बहुत नगण्य थी जी। और एक पीएचसी भी नहीं होता था, सदर होते थे गांव में, क्वेकरी ट्रीटमेंट चलते थे। उस वक्त गरीबों की हालात को जब मैं देखता था, इलाज के लिए बहुत तड़पते थे और कोई ऐसा स्थिति गंभीर बीमारी है तो उसके लिए सदर में जाना है तो उसमें फूल का लोटा थाली से लेकर के सब लोग बंधक रखते थे। अच्छा। ब्याज पे पैसा लेते थे और तब आते थे इलाज करने के लिए और उसमें अगर ठीक हो गए तो जब तक घर पर आके स्वस्थ 1 महीना रेस्ट भी नहीं रहे तब तक ब्याज वाले लोग इनके यहाँ पहुंच जाते थे, तगादा शुरू हो जाती थी। और हम लोगों को पीड़ा होती थी, बचपन में देखते थे कि क्यों इसको दिया जो ये बचा अभी तो स्वस्थ भी नहीं है, ये कहाँ से देगा और पैसा कहाँ से लाएगा, किस दुर्दशा में है। इसको देखने के लिए गांव घर के लोग सब भी, उसके कुटुंब सब भी आके बैठे हुए हैं। क्यों इसको दिया जो ये बचा, अगर बचा तो फिर मौका क्यों नहीं दिया। मौत से बड़ी जो जिल्लत है वो महसूस होती। तो हमने उस समय निर्णय किया कि नहीं, मैं एक चिकित्सक और समाज की सेवा ही करूंगा। अच्छा, होम्योपैथ क्यों? अक्सर ये माना जाता है कि जब भी आप एलोपैथ में आते हैं तो आपके पास बहुत सारी संभावनाएं होती है, जहाँ पैसे कमाते हैं, बड़े कॉन्टैक्ट बनते हैं। होम्योपैथ का क्षेत्र तो बड़ा सीमित मानते हैं लोग, क्या वाकई ये इतना सीमित है या फिर होम्योपैथ क्यों? होम्योपैथ क्या है इसके विषय में एक शब्दों में हम पूरी बात रख देना चाहते हैं, एक शब्दों में जी। इसका इन्वेंशन करने वाले डॉक्टर हैनीमैन साहब एलोपैथ के ही चिकित्सक थे, मास्टर थे, एलोपैथ के मास्टर थे। और उनके यहाँ जब व्यवस्था नहीं थी तब होम्योपैथ का इन्वेंशन हुआ। अच्छा। और इन्वेंशन जब किए तो उनके साथी, सगे साथी जितने भी चिकित्सक लोग थे उसमें काफी संख्या के लोग होम्योपैथ को अपनाए और एलोपैथ को छोड़े। अच्छा। और तब आज भी मेटेरिया मेडिका से लेकर कुछ किताब मिलती है तो एलोपैथ के डॉक्टर लोग होम्योपैथ को अपनाए थे, उन्हीं के नाम से मेटेरिया मेडिका मिलती है। तो उन लोगों को मालूम था कि उसमें जो इलाज का क्षेत्र नहीं है वो इलाज का क्षेत्र होम्योपैथ में है, ज्यादा विस्तार क्षेत्र और जड़ से ठीक करने की व्यवस्था इसी में है। जब ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ऐसे बहुत सारे रोगों से ग्रसित होते हैं जिनका इलाज एलोपैथ में जो है बड़ी मुश्किल से मिलता है, होम्योपैथ ये दावा भी करता है और कई बार आपने वैसे पेशेंट्स को ठीक किया भी है।
तो आप अपने हिसाब से वैसे पेशेंट्स को क्या कहना चाहेंगे जो अलग अलग तरीके से एलोपैथ में रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल और कठिन रास्ता है, क्या कहना चाहेंगे वैसे? हम ये राय देना चाहते हैं चिकित्सा क्षेत्र से लेकर के सामाजिक क्षेत्र में लोगों को जागरूक करने के लिए भी कि भाई आपके पास जो रोग होते हैं जी। वो रोग के कारण को जानने का जरूरत है। एक सर्दी होती है तो मौसम का भी सर्दी होती है, एक बीमारी का भी सर्दी होती है, टीबी का भी सर्दी होती है, एलर्जी का भी सर्दी होती है। मतलब एक सर्दी में एक ही प्रकार का हर तरह की सर्दी में नहीं होना चाहिए दवा, नहीं होनी। तो वो पॉजिटिव फैक्टर क्या है, उसके लिए यहाँ हमारे यहाँ ट्रीटमेंट बना है। किस मौसम में कौन सी सर्दी है उसकी भी दवा आती है। अच्छा। किस अंग पर कौन सी बीमारी का हमला है उसकी भी दवा आती है। अलग अलग अंगों पे एक ही बीमारी अलग अलग तरीके से प्रभाव डालती है। हाँ, डालती है, और अलग अलग लक्षण तैयार होते हैं, सिम्टम्स अलग अलग। ऐसे कहीं भी नहीं है सिम्टम्स हैं एलोपैथ में जो किसी को 10 बजे बीमारी उखड़ती हो, किसी को 11 बजे उखड़ती हो, किसी को 2 बजे उखड़ती हो, किसी को भोर में उखड़ती हो। अच्छा। किसी को नाक पे पसीना देता हो, किसी को माथा पे पसीना देता हो, उसकी अलग अलग दवा है। यह होम्योपैथ नहीं है, केवल होम्योपैथ में, केवल होम्योपैथ में ही है। सेवा क्षेत्र की हम बात कर रहे थे कि सेवा क्षेत्र जो है आपका मुजफ्फरपुर में भी बड़ा विस्तारीकरण की ओर है, मतलब अलग अलग जगहों पे आप ज्यादातर पेशेंट्स को देखने में यकीन करते हैं। जैसे अगर बात करें तो आप केजरीवाल हॉस्पिटल जो मुजफ्फरपुर जोरन छपरा में स्थित है, उसके बाद आप गरीबनाथ न्यास समिति केंद्र मुजफ्फरपुर जो है वहां भी आप एक चिकित्सक के तौर पे जो अपनी भूमिका जो है वहां सेवा दे रहे हैं, और सत्य साई सेवा ट्रस्ट चिकित्सा सेवा जो मिठलपुरा मुजफ्फरपुर में, वहां भी आप अपनी सेवा दे रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि प्रतिदिन जो है कितने की संख्या में जो पेशेंट्स हैं वो आपसे मिल जाते हैं? लगभग संडे को साईं बाबा के ट्रस्ट में जी 150 से 200 पेशेंट देखते हैं। अच्छा। गरीबनाथ न्यास समिति में 35-40 पेशेंट देखते हैं, और केजरीवाल में 40-50 पेशेंट देखते हैं। अच्छा। यही मेरा देखने का रूटीन है, और उसमें मैक्सिमम हम क्रॉनिक केस ही देखते हैं। क्रॉनिक केस और क्रिटिकल केस 2-4-5 केस भी आते हैं। क्रॉनिक केस क्या है, जरा इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। क्रॉनिक केस क्या है? जो रोग असाध्य हो गए, अच्छा। जिस रोग का कारण पता नहीं चल रहा हो, रोगी रोग से ग्रसित हैं, क्योर होने में उनको परेशानी हो रही है, बहुत सारी दवा खा के थक गए, वैसे बीमारी का इलाज मेरे यहाँ संभव है। चलिए, तो दर्शकों के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आप किसी बीमारी से परेशान हैं, दवा ढूंढ ढूंढ के आप परेशान हो गए हैं, आप बीमारी से निजात नहीं पा रहे हैं, तो आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन के तौर पे डॉक्टर संतोष कुमार जो केजरीवाल में भी हैं, आपको गरीबनाथ न्यास समिति केंद्र मुजफ्फरपुर में भी है, और सबसे बड़ी बात कि सत्य साई सेवा ट्रस्ट चिकित्सा सेवा जो है वहां भी अवेलेबल है। ये बड़ी बात हमने बताई। जो इसके बाद की बात जो हम लोग करेंगे, क्योंकि कई बार चिकित्सा में कई बार जो है आपको अवार्ड भी मिला, लोगों ने सम्मान दिया। सबसे पहले किसी भी सेवा में अगर हो, और सेवा में जब सम्मान की बात होती है, कितना गर्व महसूस होता है? गर्व तो इस बात का है कि प्रमाणित तो उस सिंबल से नहीं होते हैं, इस बात से गर्वान्वित होते हैं कि मैंने रोगी को अपने ज्ञान से दवा देकर स्वस्थ किया। अच्छा। वो सबसे बड़ा हमारा गर्वान्वित होने का विषय होता है। एक डिग्री से ज्यादा रोगी को ठीक करने का अधिकार मुझे मिला है, और ठीक करते हैं। अच्छा। और उसी के आधार पर मुझे सम्मानित करने का जगह जगह से मौका मिला, जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर से लेकर के देश स्तर तक मुझे सम्मानित किया गया। अब चूंकि हम लोग 2025 में बैठे हैं, कोरोना काल को कैसे याद करते हैं? कोरोना जब इंडिया में नहीं आई थी तभी लोग भयभीत थे, अन्य देशों की स्थिति को देखकर, समाचार पत्रों से, टीवी के माध्यम से, कि काफ़ी लोग मर रहे हैं, ये स्थिति आ रही है। तो फिर मेरे मन में अन्यास आया, क्योंकि बार बार कभी कभी कोई ऐसे बीमारी आते हैं जिसके लिए हम आगे पहल करते रहे हैं। जी। कुछ मेनिंजाइटिस का भी केस पहले हुआ करता था, मेनिंजाइटिस का, तो उस सब तरह का भी केस आया, इंसेफ्लाइटिस का केस आया, उसमें भी आए। तो हम लोग कुछ दवा बनाते थे, देखते थे, उसको रिसर्च करते थे। होम्योपैथ में भी अच्छी दवाएं हैं, काफी अच्छी दवा है, और संसाधन की कमी नहीं है। अच्छा। चिकित्सक को अपने दायरे के अंदर जाकर के दवा पकड़ने की जरूरत है, सारे साधन दिए गए हैं। अपडेट होना पड़ेगा, अपडेट चिकित्सक को। दूसरी बात यह है कि जब इंडिया में नहीं आया था तभी हम लोगों ने उस विषय पर पहल कर करके दवा का व्यवस्था बना लिया था। इवन की ऑक्सीजन तक की दवा के लिए कि लास्ट स्टेज में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी तब क्या किया जाएगा, वो भी मैंने मैनेजमेंट करके एक लिस्ट बना करके अपने प्रबंधक को दे दिया था। अच्छा। और जब कोरोना आई, स्थिति भयावह हुआ, कहीं से कोई साधन उपलब्ध नहीं था कि कैसे बचेंगे लोग, तो जो हमारी स्टेटमेंट थी, दी हुई बात, उसके आधार पर इन लोगों ने स्वीकृति दी कि आप बूस्टर दवाई जो है इम्यूनिटी के लिए आप चलाइए।
मैंने चलाना शुरू किया और लगभग 50,000 लोग दवा खाए। यहाँ जगह जगह कैंप हुआ, ऑटो यूनियन संघ में भी कैंप करवाए, जगह जगह ऐसे गली बस्ती में किए जहां पर कोई जाने के लिए तैयार नहीं था, वैसे बस्ती में लोगों को बचाए, दवा देकर समझाए, प्रशिक्षण दिया, जानकारी भी मुहैया और सारे लोग दवा बहुत तरीके से खाया। जो हम लोगों ने दिया वही WHO ने WHO ने भी वही प्रोटोकॉल दिया जो हम प्रीवियस दिए थे। क्या खाने पीने नहीं दे चुके थे, उसके बाद WHO का प्रोटोकॉल आता है। वो लिस्ट है, वो नोटिस है, वो सब कुछ। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, कोरोना काल में आज का जो मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे की बात हम कर रहे हैं, जो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अलग अलग तरीके से दावा भी ठोकते रहते हैं। बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत विकास हुआ है, शायद हुआ भी था क्योंकि कंडीशन वैसी थी कोरोना काल में कि जनसंख्या इतनी बड़ी तादाद में बीमार हो रही थी कि उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम भी था। मंगल पांडे को किस तरीके से स्वस्थ किया था आपने? हमने किसी व्यक्ति विशेष पर न कह करके, मैं जनरल आपको बात बताना चाहता हूं कि कोई ऐसे क्षेत्र नहीं थे जहां तक हम दवा उनको नहीं भेज पाए। अच्छा। और जो लोगों को जरूरत हुई वो सारे लोग दवा खाए और स्वस्थ रहे। ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लोग, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लोग, बड़ी बात है, ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट के लोग जब कोरोना से ग्रसित हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, तो डॉक्टर संतोष कुमार उस समय देवदूत के तरीके से अपनी दवा उन लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे। और इसका परिणाम ये रहा कि डॉक्टर संतोष कुमार की जीवन चर्चा पे आप अगर एक नजर डालें तो आपको पता चलेगा उपलब्धियों से भरा एक ऐसा जीवन जो समाज कल्याण और मानव कल्याण के लिए लगातार काम करता रहा है। 34 साल के इस सफर में डॉक्टर साहब कई बार सम्मानित हुए, यूं कहें तो बार बार सम्मानित हुए, और ये लगभग सिलसिला आगे भी जारी रहने वाला है। हम बताते हैं कि इनको किन किन मंचों पे सम्मानित किया गया है। 2099 में ऑल इंडिया साइंटिफिक सेमिनार अवार्ड वाराणसी उत्तर प्रदेश में डॉक्टर साहब को सम्मान प्राप्त हुआ था। कुछ यादें हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वहां भी पूरे देश के लोग आए थे चिकित्सा के क्षेत्र में होम्योपैथ से, और वहां जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हम भी अपनी कुछ बात रख करके कुछ नई बात रखे थे, जिसके कारण हमको भी सम्मानित। चलिए, अब 21 साल पहले की बात, रेड क्रॉस सोसाइटी वैशाली शाखा हाजीपुर, ये सम्मान किस क्षेत्र में मिला था, क्यों मिला था? वो अक्षयवट राय स्टेडियम में एक भारत सरकार का स्वास्थ्य मेला लगा था, जो रामविलास पासवान जी हमारे पूर्व मंत्री जी थे, वही लगवाए थे, जिसमें उस वक्त हम रेड क्रॉस में सदर हॉस्पिटल कैंपस में था, तो हम वहाँ सेवा देते थे, निःशुल्क सेवा। अच्छा। फ्राइडे को हमारा ड्यूटी हुआ करता था, हमारे अंडर में एक डॉक्टर होते थे और भी लोग स्टाफ होते थे, तो वहाँ काफी भीड़ लगी रहती थी। हम जाते थे 2 से 5 की ड्यूटी में, तो ठीक करते थे क्रोनिक केस सब। तो वैसी स्थिति में एक अक्षयवट राय स्टेडियम में जब केंद्रीय स्वास्थ्य मेला लगा, तो हमारी ड्यूटी पड़ी वहाँ सेवा देने का। एक दिन में 535 रोगी को देखकर ठीक करने का अवार्ड हमको उस समय मिला था, रिकॉर्ड बना दिया था। और रामविलास जी ने बात किया, उस समय बात हुई थी, तो वो दिन मुझे याद है कि बहुत खुशी मिली थी लोगों को। तो उस स्तर पर रेड क्रॉस सोसाइटी ने भी हमको अवार्ड दिया था कि भाई मेरे यहाँ के चिकित्सक ने ऐसा किया। रेड क्रॉस सोसाइटी वैशाली शाखा हाजीपुर, निःशुल्क सेवा अवार्ड भी आपको दिया गया था एक ही दिन। और उस समय तत्कालीन डीएम वहाँ के भी हमको 26 जनवरी को 2006 में बुला करके 2006 में अन्य डॉक्टर को भी दिए थे, जिसमें प्रथम पुरस्कार हमको मिला था, अवार्ड। मतलब एक नंबर में सेवा भाव को सम्मान मिलता है तो कितनी खुशी होती है, पहले ये बताइए। हाँ, उस वक्त हम लोगों को एक ही तसल्ली थी कि जिस काम के लिए भगवान ने जन्म दिया, सेवा करने का मौका दिया, सेवा मैंने किया है, उसका पारितोषिक मुझे प्राप्त हुआ। पारितोषिक सही मायने में चिकित्सक के लिए वही है जो सम्मान समाज से मिलता है। और 2017 में भी आपको सम्मानित किया गया श्री सत्य साई सेवा ऑर्गेनाइजेशन प्रशांति निलयम इंडिया द्वारा प्रेसिडेंट प्रशांति निलयम का पुरस्कार आपको दिया गया था। आपको पंजाब में भी सम्मानित किया गया था, आइकॉन अवार्ड जलंधर पंजाब। हाँ, पंजाब से भी, वहां से भी आया था हमारा 2022 में ही, कोविड के बाद ही आया, कोविड ड्यूरिंग द टाइम पंजाब से भी आया। मतलब बिहार में बैठ के आप कमाल कर रहे थे, भारत के सभी राज्यों में है। ये चर्चा बन गई थी, दिल्ली के मैगजीन में भी मेरा नाम आया था जी। और उसके बाद जिसका अवार्ड यहाँ रखा हुआ है। अच्छा, यही अवार्ड आपका जो है आरोग्य गुरु। और अच्छा, ये बड़ी चीज इसमें 7th बिहार छात्र संसद के में भी आपको बतौर अतिथि बुलाया गया था छात्रों को अभी जस्ट संबोधित करने के लिए। अभी जस्ट 22 मार्च को बिहार दिवस के उपलक्ष्य में मुझे एक लेटर आई थी दिल्ली के छात्र संसद कार्यक्रम के तहत कि सोशल रिफॉर्मर एंड कोविड वॉरियर के नाम से मुझे आया था, KTKM में सीनियर मेडिकल ऑफिसर के तहत, कि आपको वहाँ अवार्ड में आना है। कार्यक्रम है जिसमें जनता को और वहाँ के कुछ टैलेंटेड स्टूडेंट 300 लोग होंगे, उनको आपको कुछ बताना है, उसमें आपको जो थोड़ा सा अलग हो, मतलब सामाजिक परिवेश की चीजें हो। हाँ, तो उसमें एज ए स्पीकर हमको रखा गया था, चीफ गेस्ट में। उसके बाद 2022 में केजरीवाल हॉस्पिटल में भी आपको जो कोविड सेवा में जो आपने सेवा धर्म निभाया था, उसको लेके भी आपको शायद सम्मानित किया गया था। हाँ, यहाँ के प्रबंधक और सभी चिकित्सकों के द्वारा
इस बात का प्रस्ताव रख करके मुझे अस्पताल ने यहाँ भी हमको प्रमाणित किया था, प्रशस्ति पत्र दे करके। अच्छा, 2023 में भी डॉक्टर साहब को सम्मानित किया गया था साइंटिफिक सेमिनार हाजीपुर में, वैशाली हाजीपुर में। हाँ, वहाँ भी एक कार्यक्रम सेमिनार का हुआ था, तो उसमें भी मुझे किया गया। अच्छा, और 2025 जो बात कर रहे थे, बिहार छात्र संसद कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया नई दिल्ली में बुलाकर छात्रों से मुखातिब कराया गया था, तो उसमें भी काफी हम लोगों को बताया, जागरूक किए, हर पहलू पर जागरूक किए, और बहुत सारे लोग इंस्पायर्ड हुए और आकर के यहाँ तक कि समाचार वाले चैनल के लोग भी आकर के बहुत हमारे साथ स्नेह अपना दिखलाए और कहे कि हम बहुत इंस्पायर्ड हुए सर। सवाल जवाब हो रहा, काफी हुआ, अच्छा हुआ, अच्छा लगा सर। और रामविलास पासवान जी का बेटा चिराग पासवान जी, पूर्व केंद्रीय जो वर्तमान मंत्री है, उन्होंने हमको शॉल उड़ा करके और सम्मानित किया। बड़ी बात है। तो उनको हमने कहा था कि 2004 में आपके पिताजी ने सम्मानित किया था और आज 25 में आप हमको कर रहे हैं। जनरेशन एक ही डॉक्टर को सम्मानित कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि सेवा भावना किस तरीके से कूट कूट के भरी है। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग हैं चिकित्सा सेवा में जो आना चाहते हैं, क्षेत्र कैसा है इन लोगों के लिए, जो नजरिया लोग देखते हैं? पैसा बहुत है क्या इस क्षेत्र में? पैसा से इसमें कहीं कोई स्थान नहीं है पैसा का। चिकित्सा सेवा में, राजनीतिक सेवा में, दो सेवा एक ऐसे हैं जिनमें एक दूसरे की मानविक परिस्थिति को देख करके जीवन को सुचारू ढंग से चलाने का जो वादा करता है अपने जीवन से, उसी के लिए ये क्षेत्र है। अच्छा, वैसे संवेदना भरी बात है ये जी। वैसे लोग जो राजनीति और चिकित्सा, चूंकि दोनों ही क्षेत्र जो आजकल आप देख रहे होंगे, आपके सामाजिक परिवेश में दोनों चीजें कायम है, जो लोग दोनों क्षेत्र में केवल आकर के अपनी एकमात्र मंशा पैसे कमाने की बात करते हैं, कैसे क्या कहना चाहेंगे उन लोगों? पैसा से समाज का सेवा नहीं हो सकता है, पैसा से परिवार की सेवा नहीं हो सकती है। पैसा आप बहुत ले सकते हैं, संस्कार और किसी की पीड़ा आप पैसा से नहीं खरीद सकते हैं। संस्कार एक अपना चीज है और पैसा एक दूसरा चीज है। आप उसको तभी दवा दे करके ठीक कर सकते हैं, वो दुआ दे सकते हैं, ईश्वर आपको सफलता दे सकते हैं जब उसकी पीड़ा दूर करते हैं। तो पैसा विषय अलग है, पीड़ा विषय अलग है। हम पैसा से अगर चिकित्सा क्षेत्र में जाते हैं तो हम जीवन में असफल ही रहेंगे, चाहे अपने स्तर पर, अपने बाल बच्चों के स्तर पर, या किसी भी परिस्थिति सामाजिक परिवेश में सफलता प्राप्त नहीं होगी। तत्कालिक नाम ख्याति लाएंगे और ध्वस्त होकर चले जाएंगे, जो आज तक का इतिहास रहा है। कुल मिलाकर बात बस इतनी है कि पैसे जीवन को चलाने के लिए पैसा जरूरी है, लेकिन पैसा जीवन नहीं है। डॉक्टर संतोष कुमार हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपना समय साझा करने के लिए। और जिस तरीके से होम्योपैथ में हर बीमारी का इलाज इन्होंने अपने तरीके से इजाद भी किया है और इसको कंटिन्यू कर भी रहे हैं, तो अगर आप भी हैं किसी बीमारी से पीड़ित और अगर आपको परेशानी हो रही है अपनी बीमारी में इलाज किस तरीके से ढूंढे, तो आपको आना है मुजफ्फरपुर के केजरीवाल हॉस्पिटल, और केजरीवाल हॉस्पिटल में ही डॉक्टर साहब आपको मिल जाएंगे होम्योपैथी डिपार्टमेंट। और यहाँ आकर डॉक्टर साहब से अपनी बीमारी के बारे में खुल के बताइए, इलाज संभव ही होगा, ऐसा हमें लगता है। क्योंकि अब तक जितना कारनामा ये कर चुके हैं, इनके लिए शायद अब बीमारी कोई बड़ी चीज नहीं है। तो वैसे आप देखते रहिए और कमेंट के माध्यम से, शेयर के माध्यम से, लाइक के माध्यम से प्यार से बरसाते रहिए। नमस्कार।